गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ, तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, सरोज जी के 3 बच्चे थे, एक बेटा विपुल और 2 बेटियाँ। उनके तीनों बच्चों की शादियाँ हो चुकी थी। तीनों अपने परिवार में खुश थे। सरोज जी अपने पति मोहन जी के साथ अपने बेटे बहू के पास दिल्ली शहर में अपने घुटनों का इलाज कराने आई थी। हालांकि सरोज ने अपने बेटे विपुल को बहुत मना किया कि वो अपना इलाज वाराणसी में करा लेंगी, वहाँ पर भी अच्छे डॉक्टर और अस्पताल हैं। लेकिन विपुल कहने लगा, माँ डॉक्टर तो मिल जाएंगे लेकिन आपको आराम नहीं मिलेगा, और आपकी दोनों बेटियां भी इसी शहर में ही हैं, उन दोनों से भी आपका मिलना जुलना हो जाएगा। इसीलिए माँ तुम मेरे पास आ जाओ। बेटे के इतने विनती करने पर सरोज जी मान गई और वो दिल्ली शहर में आ गई। माँ और पिता के आने से विपुल बहुत खुश था, लेकिन विपुल की पत्नी दीक्षा वो खुश नहीं थी। और दीक्षा के चेहरे से और उसके हाव भाव से ये साफ पता चल सकता था। पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर दीक्षा देखने में बहुत ही सुंदर और प्रतिभा संपन्न थी। दीक्षा एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती थी। अब सरोज जी खुद तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने तीनों बच्चों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाया। क्योंकि सरोज जी को शिक्षा का महत्व पता था, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के लिए बड़े ही अरमान से पढ़ी लिखी लड़की दीक्षा को चुना। विपुल और दीक्षा के घर में हर एक काम के लिए एक बाई आती थी। दीक्षा घर का कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि उसे घर का काम करने में दिलचस्पी ही नहीं थी। और इस बात से सरोज जी और मोहन जी को भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि दीक्षा ऑफिस के काम से थक जाती है, इसीलिए घर और ऑफिस दोनों के काम एक साथ संभालना दीक्षा के लिए संभव नहीं था। लेकिन दीक्षा अपने ऑफिस से शाम को घर आकर सीधा अपने कमरे में चली जाती। अपनी सास ससुर से बात तक नहीं करती थी। या छुट्टी में दीक्षा अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली जाती। सरोज जी को दिल्ली शहर में आए 2 सप्ताह हो गए थे, लेकिन दीक्षा ने तो ना कभी उन लोगों के पास बैठकर देखा, ना ही उनसे कभी बात की। सरोज जी के आने के बाद विपुल ने घर में एक और नौकरानी लगा दी थी, जो घर का सारा काम और सरोज जी और मोहन जी से जुड़े हुए सारे काम संभालती थी। और जो चीज़ें नौकरानी नहीं बना पाती थी, वो दीक्षा बाहर से मंगवा लिया करती थी। जैसा खाना बाई बनाती थी, वैसा ही सबको खाना पड़ता था। अब सरोज जी को बाई का बनाया हुआ खाना पसंद तो नहीं आता था, लेकिन बेटे बहू की खुशी के लिए वो मुस्कुराते हुए खाना खा ही लेती थी। एक दिन सरोज जी ने विपुल से कहा कि दीक्षा हमसे कोई बात भी नहीं करती, ना ही हमारे पास आकर बैठती है। तब विपुल ने कहा, माँ वो बहुत कम बोलती है, उसका ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा होता है ना, वो थक जाती है। सरोज जी विपुल की बात सुनकर चुप हो गई। अब एक दिन नौकरानी ने उन लोगों को बताया कि वो 3-4 दिन तक नहीं आएगी। तो सरोज जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं सारा काम कर लूँगी। इतने में दीक्षा ने जवाब दिया, नहीं माँ जी, आपको कोई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना सबको बोलने का और मुझे ताने देने का मौका मिल जाएगा कि कुछ दिनों के लिए सास ससुर आए थे और मैं उनकी सेवा भी नहीं कर पाई। साध संगत जी, दीक्षा का इशारा अपनी नंदों की तरफ था। सरोज जी मोहन जी बात को समझ गए, लेकिन अपमान का घूंट पीकर चुप रह गए। पिछले 3 दिनों से खाना और नाश्ता बाहर से आ रहे थे। खाना बहुत ही मसालेदार था, जिसकी वजह से मोहन जी का शुगर लेवल बढ़ गया। अगले दिन सरोज जी सुबह सुबह बिना पूछे रसोई में चली गई और उन्होंने चाय बना दी। बिना शक्कर की चाय मोहन जी के लिए और अपनी चाय अलग। उन्होंने बेटे बहू के लिए भी चाय बनाई और उन्हें आवाज़ देकर बुलाया। चाय देखकर विपुल तो खुश हो गया, लेकिन दीक्षा को बहुत गुस्सा आया। सरोज जी ने जब चाय अपनी बहू दीक्षा को पकड़ाई, तो दीक्षा ने कह दिया, माँ जी आपको मैंने काम करने से मना किया था ना। तब सरोज जी हंसते हुए कहने लगी,
तुम तो बस चाय का मजा लो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई तुम्हें ताने देगा तो उसे मेरे पास भेज देना। 1 सप्ताह तक सरोज जी ने घर के सारे काम किए, लेकिन दीक्षा ने सास की मदद तक नहीं की और सास के काम की तारीफ भी नहीं की। सरोज जी और मोहन जी को दीक्षा का ये अभद्र व्यवहार अब समझ में आने लगा था। विपुल ने जब सरोज जी को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सरोज जी को ज़्यादा तेल वाला खाना खाने से मना कर दिया। नौकरानी के आने के बाद जब सरोज जी ने उसे कहा कि अब तुम कम तेल और मसाले वाला खाना बनाया करो, तो नौकरानी ने बड़े ही गुस्से में सरोज जी को जवाब दे दिया कि आप तो मुझे ना ही समझाएं, आप जैसी सास की ही वजह से तो बहुएं अपनी सास के साथ नहीं रहना चाहती। उसी समय दीक्षा अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। दीक्षा ने ये सब सुना, लेकिन मुस्कुराकर अनसुना करके वो चली गई। मोहन जी ने पत्नी से कहा, देखो कि तुम दीक्षा को समझाओ कि वो नौकरानियों को कम से कम खाने का मेन्यू और तरीका तो बता दें। तभी उस समय उनकी दोनों बेटियां वहां आ गई। बातों बातों में उन्हें पता चला कि मोहन जी का शुगर लेवल बढ़ गया है। मोहन जी की दोनों बेटियां अच्छे पदों पर थी। उनकी बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी पहले आप चलें, आज हम आप दोनों को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। अपने परिचय के अच्छे डॉक्टर को उन लोगों को दिखाया और दवा लेकर वो घर आ गई। दोनों बेटियां माता पिता से बोली, अब 3 दिन हम आपके साथ रहेंगे और आपको दिल्ली शहर घुमाएंगे। शाम को जब दीक्षा घर पर आई तो वहाँ घर पर विपुल की दोनों बहनों को देखकर दीक्षा को बहुत गुस्सा आया। दीक्षा ने अकेले में विपुल से कहा, अब क्या तुम्हारी दोनों बहनें भी यही रहेंगी? कोई भी बहाना बनाकर अपनी बहनों को यहाँ से निकालो। विपुल ने दीक्षा से कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? धीरे बोलो, अगर कोई सुन लेगा तो उसे बुरा लगेगा। अब अगली सुबह रविवार को सबकी छुट्टी थी। सब एक साथ हॉल में बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तभी सरोज जी ने बहू को आवाज़ लगाई, इधर तो आओ, कुछ देर हमारे पास बैठो, फिर हम तो कुछ दिनों में चले ही जाएंगे। सरोज जी के यूं कहने पर दीक्षा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन आकर वो सबके बीच में बैठ गई। लेकिन पूरा समय दीक्षा मोबाइल चलाती रही, फिर बहाना बनाकर वहाँ से उठ गई। अगले दिन सरोज जी मौका देखकर पहली बार दीक्षा के कमरे में गई और बड़े ही प्यार से अकेले में दीक्षा से कहने लगी, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम ऑफिस से आने के बाद सीधा अपने कमरे में आ जाती हो। ना कभी कोई घर का काम देखती हो, ना किसी से बात करती हो। बेटा, रिश्ते और घर इस तरह से नौकरों के भरोसे नहीं चलते। स्वयं भी देखना पड़ता है, तभी घर ठीक से चलता है। जब से आई हूँ देख रही हूँ तुम उदास रहती हो। जो नौकरानी बना देती है वो तुम सब खा लेते हो, ये गलत है। तुम नौकरानी से अपनी पसंद का खाना बनवाया करो, उसे कहा करो थोड़ा कम तेल मसाले डाले, राशन का हिसाब रखा करो बेटा। ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए ही समझा रही हूँ, ताकि सभी लोग स्वाद लेकर अच्छे से खाना खाएं और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। सरोज जी का इतना कहते ही दीक्षा को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में जोर जोर से चीखते हुए दीक्षा बोली, माँ जी, पहले तो आप बिना पूछे मेरे कमरे में आ गई और अब बिना मांगे नसीहतें दे रही हैं। आपने बहू को क्या समझ रखा है? क्या हम एक चलती फिरती मशीन हैं जो घर का सारा काम चुपचाप करती रहें और सबके ताने भी सुनती रहें और एक बात तक ना करें? मैं भी आपके बेटे की तरह दिन भर मेहनत करती हूँ, मेरा भी दिमाग खर्च होता है, तो क्या मुझे थकान नहीं होती? क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं घर आकर आराम करूं? मुझे पता है ये सब आप अपनी बेटियों को दिखाने और सुनाने के लिए कर रही हैं। उनको बताना चाहती हैं कि मैं कामचोर हूँ क्योंकि मैंने बाहर से खाना मंगवाया। इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? आपको तो समय से आपकी पसंद का खाना मिल रहा है ना, फिर आप रसोई में क्या करने जाती हैं? राशन बर्बाद हो या खाना, आपको इससे क्या? पैसे तो मेरे बर्बाद होते हैं ना, तो होने दीजिए, मैं कमाती हूँ, जहाँ मेरी मर्जी होगी मैं वैसा खर्च करूँगी। मैं आपसे तो कुछ नहीं मांगती हूँ ना ही मैं किसी पर निर्भर हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि बाहर काम करने वाली अधिकतर महिलाएं ऐसा ही करती हैं। और हाँ, ये घर के काम मुझे नहीं आते, ना ये मुझे पसंद है, ना ही मैं करना चाहती हूँ।
और मैं आपकी तरह कोई अनपढ़ महिला नहीं, एक कामकाजी महिला हूँ। सरोज जी हैरानी से दीक्षा का मुंह देखती रह गई। दरवाजे पर खड़े हुए मोहन जी दोनों बेटियों और विपुल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो दीक्षा इतना अचानक से चिल्लाने लगी। इधर सरोज जी अपमानित हुई, नजरें झुकाए सोचने लगी थी कि क्या इसीलिए लोग पढ़ी लिखी लड़की को बहू बनाकर लाते हैं कि वो ससुराल में आकर घर के बड़ों और माता पिता समान सास ससुर को जवाब देकर उनका अपमान करे। क्या पढ़ लिख कर अपने सारे संस्कार भुला दिए जाने चाहिए? तब मोहन जी बोल पड़े, वाह रे हमारी पढ़ी लिखी बहू, जिसे ये तक नहीं पता कि बड़ों से बात कैसे करते हैं। वो मेरी पत्नी को घरेलू और गंवार कह रही है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इसी गंवार औरत ने तुम्हारे पति को संस्कार और शिक्षा दी है और इसी ने अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बड़ों का सम्मान भूल जाए। तभी मोहन जी की बेटी ने कहा, भाभी, आपके इसी व्यवहार की वजह से ही तो एक शहर में रहकर भी हम यहाँ नहीं आते, क्योंकि आपको हमारा यहाँ आना और हमारे भाई से बात करना पसंद नहीं। हम आज तक अपने संस्कारों की वजह से चुप थे, क्योंकि आप हमसे बड़ी हैं। लेकिन आज आपने हमारी माँ का अपमान करके अपना मान सम्मान भी खो दिया। हम अपने माँ और पिता को लेकर जा रहे हैं, लेकिन अगर अब आप चाहेंगी तब भी हम आपसे रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे। दोनों बेटियों ने माता पिता को चलने के लिए कहा। तभी विपुल ने कहा, रुकिए, आज तक मैं चुपचाप इसकी सारी बदतमीजी बर्दाश्त करता रहा, दीक्षा की गलतियों पर पर्दा डालता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज इसने आप लोगों का अपमान कर दिया। अगर मेरी माँ ने औरत पर हाथ उठाना सिखाया होता तो आज मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करता दीक्षा, और तुम कभी बोलने लायक ना रहती। लेकिन अब तुम मुझसे ये उम्मीद कभी मत करना कि मैं तुम्हारे माता पिता की इज्जत करूँगा या उनसे बात करूँगा। जिस तरह इस घर में मेरी माँ और मेरी बहनें नहीं आ सकती, उसी तरह से अब तुम्हारे माता पिता भी मेरे घर नहीं दिखने चाहिए। अब तुम खुद ही सोचो, अगर मैं मेरे माता पिता के लिए कुछ ना भी करूँ तो उनकी तो 2 बेटियां हैं, लेकिन तुम तो अकेली हो ना अपने माता पिता की। इतना सुनते ही दीक्षा ने तुरंत ही अपना व्यवहार बदल दिया। विपुल से बोलने लगी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम चाहते हो मैं माँ जी से माफ़ी मांग लूँ तो मैं मांग लेती हूँ, लेकिन ऐसी बातें मत बोलो। दीक्षा सास को कहने लगी, माँ जी आप ही विपुल को समझाइए। आखिर मेरे माता पिता के प्रति मेरा भी कोई फर्ज बनता है। उनका तो कोई बेटा नहीं है, उनका तो इकलौता सहारा मैं ही हूँ। सरोज जी नजरें झुकाएं, केवल उन्होंने 2 ही शब्द बोले, बहू, मैं तो अनपढ़ गंवार महिला हूँ, मैं किसी को क्या समझाऊं। और वो उसी समय अपनी बेटियों के साथ चली गई। मन ही मन सोचने लगी कि अगर पढ़ लिख कर ऐसा बनना ही है तो वो तो अनपढ़ ही ठीक है। मोहन जी ने सरोज जी से कहा, तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। हम तो कुछ दिनों में अपने घर वापस चले ही जाएंगे। अभी मैं इस काबिल हूँ कि मैं तुम्हारी और अपनी हर एक ज़रूरत को पूरा कर सकूँ। अब आंखों से गिरते हुए आंसू को साफ करते हुए सरोज जी ने कहा, आप तो जानते ही हैं ना कि हमने घर परिवार और बच्चों को एक अच्छे वातावरण में पाला, ताकि भविष्य में हमारे बच्चे मिलजुल कर एक साथ रहें, एक दूसरे के काम आए। और अपने बच्चों को हमने अपना पूरा समय दिया, कभी अपने बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचा, भविष्य के लिए कोई बचत नहीं की, जिससे कि वो बड़े होकर एक अच्छे नागरिक बन सकें, शांतिपूर्ण प्रेम के साथ अपना जीवन जी सकें। पढ़ी लिखी बहू भी यही सोच कर लाए थे, लेकिन हमारा सोचा हुआ कुछ भी नहीं हुआ। इतना कहकर सरोज जी फिर से रोने लगी। साथ संगत जी, अब आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि क्या पढ़ाई लिखाई का मतलब यही होता है कि इंसान अपने संस्कार ही भूल जाए और वो बड़ों का मान सम्मान ही ना करे। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।